हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इसमें बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर से प्रथम प्रश्न पत्र कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स पढ़ा रहा हूँ। तुलनात्मक शासन और राजनीति। तुलनात्मक शासन और राजनीति के अंतर्गत मैं इस समय आप लोगों को यूनिट 6 पढ़ा रहा हूँ। यूनिट 6 अमेरिकी शासन प्रणाली के बारे में दिया गया है। पिछले वीडियो में मैंने आपको यूनिट 6 से अमेरिकी संविधान की विशेषताएं, अमेरिकी व्यवस्थापिका लेजिस्लेचर, जिसको हम कांग्रेस करते हैं, कांग्रेस के 2 सदन, प्रतिनिधि सभा और सीनेट, इन सब से आपको अवगत करा दिया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको कांग्रेस में विधि निर्माण की प्रक्रिया के बारे में बताऊंगा। कांग्रेस में विधि निर्माण की प्रक्रिया कैसे होती है, जैसा कि हम पिछले वीडियो में आपको ब्रिटेन में विधि निर्माण की प्रक्रिया के बारे में मैंने आपको बताया था। जो भारत में संसदीय प्रक्रिया है या विधि निर्माण की प्रक्रिया है, वही ब्रिटेन में भी विधि निर्माण की प्रक्रिया है। तो जो ब्रिटेन में विधि निर्माण की प्रक्रिया है, तो उसी के अकॉर्डिंग, मतलब कि उसी के अनुरूप करीब करीब अमेरिका में भी है। हर जगह की संसद में विधियाँ एक जैसी ही बनाई जाती हैं, लेकिन अमेरिकी कांग्रेस और ब्रिटेन की पार्लियामेंट में थोड़ी बहुत, उसके विधि निर्माण की प्रक्रिया में थोड़ी बहुत अंतर है। जहां ब्रिटेन की पार्लियामेंट में समितियों की कोई विशेष भूमिका नहीं रहती है, वहीं अमेरिका के कांग्रेस में समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है क्योंकि समितियां विधेयक को समाप्त कर सकती हैं, इतना पावर होता है समितियों के पास। लेकिन ब्रिटेन की संसद में, ब्रिटेन की पार्लियामेंट में समितियों को इतना पावर नहीं होता है कि वह विधेयक को समाप्त कर सकें। दूसरा अंतर यह होता है कि जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट होती है, उसमें जो विधेयक होते हैं वह किसके द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। विधेयक 2 प्रकार के होते हैं। जैसा कि विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। बिल जो होते हैं यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला है साधारण विधेयक और दूसरा है वित्त विधेयक। तो जो वित्त विधेयक होता है वह किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है ब्रिटेन में वित्त विधेयक सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि जो सरकारी विधेयक होते हैं वह सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जो प्राइवेट विधेयक होते हैं वह सदस्यों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन अमेरिका के शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं है, अमेरिकी कांग्रेस में ऐसा नहीं है। अमेरिका में कोई सरकारी बिल नहीं होता है, सरकार की तरफ से कोई बिल प्रस्तुत नहीं किया जाता है। जो भी बिल प्रस्तुत किया जाता है वह कांग्रेस के सदस्यों के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है, चाहे वह प्रतिनिधि सभा के सदस्य हों, चाहे वह सीनेट के सदस्य हों। जैसा कि अमेरिका में शक्ति पृथक्करण की व्यवस्था है। तो जहां शक्ति पृथक्करण की व्यवस्था होती है, वहां विभिन्न अंगों को विभिन्न शक्तियां सौंपी गई होती हैं। यानी कि विभिन्न अंग, जो सरकार के विभिन्न अंग होते हैं, वह विभिन्न कार्य को संपादित करते हैं। ये तीनों अंग एक दूसरे में इंटरफियर नहीं करते हैं। जैसे कि अमेरिका की कार्यपालिका वह केवल प्रशासन करती है, प्रशासन के संबंध में वह स्वयं नीतियां बना सकती है। इसी तरह से अमेरिका की व्यवस्थापिका, यूएसए की व्यवस्थापिका, वह केवल विधियां बनाती है, विधियां बनाकर वह फिर प्रेषित कर देती है। उस विधियों के अनुसार राष्ट्रपति शासन करता है। न्यायपालिका केवल न्याय का कार्य करती है और संविधान के संरक्षण का कार्य करती है। वह देखती रहती है कि हमारी शासन व्यवस्था संविधान के अनुरूप चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो इस तरह से अमेरिका में शक्ति पृथक्करण की व्यवस्था है, यानी कि पावर ऑफ सेपरेशन का सिस्टम है। वहाँ पे सबकी शक्तियाँ अलग अलग हैं। तो इसी तरह तो इसलिए जो अमेरिकी कांग्रेस है या यूएसए की कांग्रेस है, वह केवल विधि बनाने का कार्य करती है, केवल विधियाँ बनाने का कार्य करती है। विधियां जो होती है, जो विधेयक होते हैं, वह राष्ट्रपति की तरफ से प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं या मंत्रियों की तरफ से प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं। जो भी विधेयक होते हैं, चाहे वह कांग्रेस के सदस्य हों, चाहे प्रतिनिधि सभा के सदस्य हों, इन्हीं सदस्यों के द्वारा ही विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं और उसी में पारित किए जाते हैं, 2/3 बहुमत से पारित किए जाते हैं। अंततः जब 2/3 बहुमत से सीनेट या प्रतिनिधि सभा के द्वारा पारित हो जाता है, तो फिर अंततः वह कहाँ जाता है, राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति जब सिग्नेचर कर देता है तो वह विधियां क्या बन जाती है, वह विधेयक कानून का रूप धारण कर लेते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि अमेरिकी शासन प्रणाली में या अमेरिकी व्यवस्थापिका में या कांग्रेस में विधि निर्माण की प्रक्रिया क्या है, कैसे कैसे विधियां बनती हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि विधेयक 2 प्रकार का होता है, एक साधारण विधेयक होता है, एक वित्त विधेयक होता है। तो जैसा कि
भारतीय संविधान के अंतर्गत या ब्रिटेन के संविधान के अंतर्गत जो साधारण विधेयक होता है वह किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन जो वित्त विधेयक होता है वह केवल और केवल कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में या कॉमन सभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो यही कुछ प्रक्रिया करीब करीब अमेरिकी शासन व्यवस्था में भी है। तो आइए देखते हैं अमेरिका में या कांग्रेस में विधि निर्माण की प्रक्रिया क्या है, कांग्रेस में विधियां कैसे बनती हैं। पहला चरण होता है किसी भी देश की शासन व्यवस्था का या संसदीय प्रणाली का पहला चरण होता है प्रस्तुतिकरण या प्रेजेंटेशन ऑफ द बिल, विधेयकों का प्रस्तुतिकरण। पहला चरण क्या है, विधेयकों का प्रस्तुतिकरण, यह पहला चरण होता है। प्रेजेंटेशन ऑफ द बिल का प्रस्तुतिकरण। जैसा कि हमारे यहाँ जो बिल होता है वह सरकार की तरफ से प्रस्तुत किया जाता है, जो अधिकांश बिल जो होता है वो सरकार की तरफ से प्रस्तुत किया जाता है। सरकार का कोई मंत्री करता है या सरकार का कोई सदस्य करता है, लेकिन वहाँ पर जो है अमेरिकी कांग्रेस में, चाहे वह कांग्रेस की हो चाहे प्रतिनिधि सभा की हो, जो साधारण विधेयक होता है वह किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। जो साधारण विधेयक होता है किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है, और वित्त विधेयक केवल प्रतिनिधि सभा में प्रस्तुत किया जाता है। साधारण विधेयक, याद रखिए, साधारण विधेयक सीनेट है और प्रतिनिधि सभा दोनों मिलकर विधियों का निर्माण करती है। प्रतिनिधि सभा दोनों मिलकर विधियों का निर्माण करती है। सीनेट में कितने सदस्य हैं, 100। प्रतिनिधि सभा में कितने सदस्य हैं, 435। प्रतिनिधि सभा में 435 सदस्य हैं। ये दोनों मिलकर, दोनों किसका अंग होती हैं, कांग्रेस का अंग होती हैं। दोनों कांग्रेस के ही सदन होती हैं, दोनों सीनेट और प्रतिनिधि सभा, यही मिलकर विधियां बनाती है। तो जैसा कि ब्रिटेन में या भारत में जो विधेयक प्रस्तुत किया जाता है वह सरकार की तरफ से प्रस्तुत किया जाता है, मंत्रियों की तरफ से प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन अमेरिकी कांग्रेस में जो विधेयक प्रस्तुत किया जाता है वह सदस्यों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, चाहे वह प्रतिनिधि सभा का सदस्य हो चाहे वह सीनेट का सदस्य हो। जिस सदन में भी प्रस्तुत किया जाना है तो सबसे पहले जो सदस्य विधेयक प्रस्तुत करना चाहता है वह क्या करता है कि सचिव की मेज पर रख देता है, सचिव की मेज पर रखे ड्रावर में डाल देता है या व्यक्तिगत रूप से मिलकर सचिव को दे देता है। कोई सदस्य, जैसे कि प्रतिनिधि सभा का या सीनेट का कोई जो सांसद है या सदस्य है, वह कोई विधेयक तैयार करता है, तो सबसे पहले वह क्या करता है, विधेयक को कहाँ पर देता है, किसको देता है, सचिव को देता है। जो उस सदन का सचिव होता है, सीनेट का सचिव या प्रतिनिधि सभा का, उस सचिव को दे देता है। सबसे पहले उस सदन के सचिव को दे देता है, या सचिव के सामने ड्रावर रहती है या उसमें डाल देता है, यानी कि एक बॉक्स रहता है, उस बॉक्स में डाल देता है। अब सचिव क्या करता है, जितने विधेयक उस ड्रावर में रखे होते हैं या बॉक्स में रखे होते हैं, सब विधेयकों को निकाल लेता है सचिव, और सबको जो है क्रमवार संख्या आवंटित करता है, यानी कि 1 2 3 की गिनती करता है। जितने भी विधेयक होते हैं, 8 होते हैं या 10 होते हैं या 20 होते हैं, जितने विधेयक होते हैं उस पर उसकी गिनती वह कर लेता है, सबका संख्या डाल देता है। और जिस दिन बैठक होती है यानी कि सत्र शुरू होने वाला होता है, तो उस दिन वह क्या करता है, विधेयकों को छपवा लेता है, और छपवा कर फिर जिस दिन बैठक होती है, अधिवेशन जिस दिन शुरू होता है, उस दिन अधिवेशन में सभी सदस्यों को वितरित कर देता है। अधिवेशन में वितरित कर दिया जाता है। किसको वितरित किया जाता है, बिल को अधिवेशन में सभी सदस्यों को वितरित कर दिया जाता है। और विधेयक के ऊपर प्रस्तावक का नाम लिखा जाता है, विधेयक के ऊपर प्रस्तावक का नाम लिख दिया जाता है। तो इस तरह से प्रथम प्रक्रिया शुरू होती है, यानी कि उस पर चर्चा होती है। अब विधेयक को पढ़ा जाता है, बहसबाजी होती है, चर्चा होती है, और चर्चा होने के पश्चात फिर उसको सहमति से पारित किया जा सकता है या उसको अस्वीकार किया जा सकता है। तो जो ये प्रक्रिया होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट रीडिंग कहते हैं, प्रथम वाचन कहते हैं, प्रथम वाचन या फर्स्ट रीडिंग कहते हैं। यह प्रक्रिया यानी कि विधेयकों का प्रस्तुतिकरण और विधेयक के ऊपर सहमति बनाना। तो जब विधेयक के ऊपर अधिकांश सदस्यों की सहमति बन जाती है तो फिर दूसरा चरण होता है समिति। उसको समिति अवस्था में भेज दिया जाता है, कमेटी स्टेज में भेज दिया जाता है। जिस तरह से हमारे यहाँ बहुमत से पारित होने के पश्चात, 2/3 बहुमत से पारित होने के पश्चात उसको समिति अवस्था में भेजा जाता है। समितियों का काम होता है कि
पर्यवेक्षण करना, निरीक्षण करना, उस विधेयक के ऊपर चर्चा करना, जो गलत पार्ट होते हैं उस गलत पार्ट को हटा देना या संशोधन संबंधी सुझाव प्रस्तुत करना। तो विधेयक सदन में पारित होने के पश्चात उस समिति में भेज दिया जाता है जिससे वह संबंधित होता है। विभिन्न प्रकार की समितियां होती हैं, तो विधेयक जिस समिति से संबंधित होता है उस समिति में वह विधेयक भेज दिया जाता है और उस समितियों में उस पर संशोधन हो सकता है, संशोधन संबंधी सुझाव प्रस्तुत किए जा सकते हैं, या समिति चाहता है तो कि यह विधेयक ठीक नहीं है तो उसको समाप्त करने की संस्तुति भी कर सकता है। इस समिति में विधेयक या तो समाप्त हो जाते हैं या तो स्वीकृत हो जाते हैं, या तो समाप्त हो जाते हैं या तो स्वीकृत हो जाते हैं। तो जब समितियों के द्वारा विधेयक को स्वीकृत कर लिया जाता है तो फिर उसके पश्चात तीसरा स्टेज आता है कैलेंडर अवस्था, जिसको हम कैलेंडर अवस्था कहते हैं। कैलेंडर अवस्था तो जब अधिकांश विधेयक यानी कि जब विभिन्न विधेयकों के ऊपर स्वीकृति बन जाती है तो उन विधेयकों को कैलेंडर स्टेज में भेज दिया जाता है। यानी कि विधेयकों की एक सूची बना ली जाती है, जितने भी विधेयक पारित किए जाने हैं सारे विधेयकों की क्या बना ली जाती है, एक सूची बना ली जाती है और कैलेंडर अवस्था में भेज दिया जाता है। और उस कैलेंडर अवस्था में कई सूचियां होती हैं। कैलेंडर अवस्था का मतलब, कैलेंडर का मतलब सूची उसकी सूची बना ली जाती है। विधेयक जिससे संबंधित होते हैं उस अवस्था में उसको भेज दिया जाता है, उस पार्ट में भेज दिया जाता है और सूची बना ली जाती है। जैसे कि संघ सूची, या इसको हम बोलते हैं यूनियन कैलेंडर में कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जो संघ सूची में भेज दिए जाते हैं, यानी कि उनका नाम संघ सूची में दर्ज कर लिया जाता है। जो विधेयक राजस्व से संबंधित होते हैं, विनियोग विधेयक होते हैं या सार्वजनिक विधेयक से संबंधित होते हैं, ऐसे विधेयकों को यूनियन कैलेंडर में जोड़ दिया जाता है या यूनियन कैलेंडर में उनको स्थान दे दिया जाता है। उनकी सूची किस में बना ली जाती है, यूनियन कैलेंडर में सूची बना ली जाती है। दूसरा है सदन सूची, यह पहला है संघ सूची, दूसरा है सदन सूची। इसको हाउस कैलेंडर कहते हैं, हाउस कैलेंडर। कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जिनको हाउस कैलेंडर में उनको भेज दिया जाता है, यानी कि उनको हाउस कैलेंडर में दर्ज कर लिया जाता है। हाउस कैलेंडर में किस प्रकार के होते हैं विधेयक, हाउस कैलेंडर में किस प्रकार के विधेयक होते हैं, या गैर वित्तीय विधेयक होते हैं, गैर वित्त विधेयक होते हैं जो वित्त से संबंधित नहीं होते हैं, ऐसे विधेयकों को हाउस कैलेंडर में भेज दिया जाता है। अब तीसरी सूची संपूर्ण सदन की सूची होती है। इसको कहते हैं कैलेंडर ऑफ द होल हाउस, कैलेंडर ऑफ द होल हाउस। अब कुछ ऐसी सूचियाँ होती हैं, कुछ ऐसे विषय होते हैं, उन विषयों को संपूर्ण सदन की सूची में भेज दिया जाता है, कैलेंडर ऑफ द होल हाउस में भेज दिया जाता है। यह जो कैलेंडर ऑफ द होल हाउस होता है यह स्थानीय विषयों से संबंधित होता है, यानी क्षेत्रीय विषयों से संबंधित होता है, स्थानीय विषयों से संबंधित होता है। जैसे कि कोई सांसद है वह अपनी क्षेत्रीय समस्याओं को रखता है, क्षेत्रीय समस्याओं या क्षेत्रीय विकास करने के लिए कुछ विधेयक पारित करना चाहता है, कुछ विधेयक लाना चाहता है सदन में, तो ऐसे क्षेत्रीय विधेयकों को या स्थानीय विषयों को इस संपूर्ण सदन की सूची में रख लेते हैं, कैलेंडर ऑफ द होल हाउस में रख देते हैं। चौथा है सहमति सूची। इसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कंसेंट कैलेंडर। चौथा सहमति सूची, जिसको हम कंसेंट कैलेंडर कहते हैं। जो राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, राष्ट्रीय हित से संबंधित जो विषय होते हैं, उनको कंसेंट कैलेंडर में जोड़ दिया जाता है। उनको कहाँ स्थान दे दिया जाता है, सहमति सूची में उनको लिख लिया जाता है, उनको स्थान दे दिया जाता है। पांचवा है विमुक्ति सूची, डिस्चार्ज कैलेंडर में ऐसे विषय होते हैं जिनको प्रस्तावक जो होता है वह समिति अवस्था में जो विधेयक रहते हैं, प्रस्तावक उनको
30 दिन के बाद उनको निकालने की अनुमति देता है। यानी कि समिति अवस्था में कुछ विधेयक पड़े होते हैं, तो जो विधेयक समिति अवस्था में पड़े होते हैं, प्रस्तावक क्या करता है, उस विधेयक को समिति अवस्था से बाहर निकालने की गुजारिश करता है, समिति अवस्था से बाहर निकालने का निवेदन करता है। तो ऐसे विधेयक को डिस्चार्ज कैलेंडर में रखा जाता है। तो हम देखते हैं कि समिति अवस्था में जब विधेयक होते हैं तो समिति अवस्था में उस विधेयकों की निगरानी होने के पश्चात, विधेयकों की काट छाट होने के पश्चात जब समिति अवस्था उसको स्वीकृत कर देती है तो वह स्वीकृत विधेयक कैलेंडर अवस्था में चले जाते हैं और कैलेंडर अवस्था में वह विभिन्न सूचियों में संबद्ध हो जाते हैं। वह विधेयक जिस प्रकार के होते हैं, जिस टाइप के होते हैं, जिस विषय से संबंधित होते हैं, वह विधेयक उस विषय में चले जाते हैं। जैसा कि अमेरिकी संविधान के अंतर्गत 5 कैलेंडर का उल्लेख किया गया है, 5 प्रकार की सूचियों का उल्लेख किया गया है। संघ सूची यानी कि समिति अवस्था के बाद जो स्टेज होती है वह सूची अवस्था होती है या कैलेंडर अवस्था होती है। संघ सूची जिसमें कि ऐसे विषय होते हैं जो संघ से संबंधित होते हैं, ऐसे विषय होते हैं जो संघ से संबंधित होते हैं या राजस्व से संबंधित होते हैं या वित्त संबंधित होते हैं, उनको हम संघ सूची में रख देते हैं। सदन सूची में साधारण विधेयक को सदन सूची में रखते हैं, सदन सूची में रखते हैं। इसी तरह से संपूर्ण सदन की सूची में हम स्थानीय समस्याओं को रखते हैं। सहमति सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषयों को रखा जाता है। जो राष्ट्रीय महत्व के विषयों से संबंधित विधेयक होता है उसको सहमति सूची में रख दिया जाता है। विमुक्ति सूची में या डिस्चार्ज कैलेंडर में ऐसे विषयों को रखा जाता है जो समिति अवस्था में पड़े रहते हैं और 30 दिन से 1 महीने से अधिक हो जाते हैं। ऐसे में जो प्रस्तावक होता है वह उसको निकालने के लिए कहता है, तो उस विषय को या उस विधेयक को डिस्चार्ज कैलेंडर के अंतर्गत रख दिया जाता है। अब विधेयक जब तीनों स्टेज से पास हो जाता है, यानी कि तीनों स्टेज को पार कर लेता है। पहला स्टेज क्या है, विधेयक का प्रस्तुतिकरण या प्रथम वाचन जो कहते हैं, उसमें विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है, सामान्य बहस होती है, फिर उसको बहुमत से विधेयक को पारित कर दिया जाता है। अगर विधेयक पास हो जाता है, तो जब पास हो जाता है, यदि विधेयक पास हो जाता है तो फिर उसको हम क्या करते हैं, समिति अवस्था में भेज देते हैं। समिति अवस्था में भी जब गहन छानबीन होती है, उस विधेयक के ऊपर जांच पड़ताल होती है, पर्यवेक्षण होता है, निरीक्षण होता है। यदि विधेयक पारित करने लायक होता है तो विधेयक को समिति के द्वारा स्वीकृत कर दिया जाता है, अन्यथा उसको समाप्त कर दिया जाता है, विधेयक को समाप्त कर दिया जाता है। तो जब स्वीकृत होता है तो तीसरा स्टेज कैलेंडर अवस्था आती है, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के जो विधेयक होते हैं तो उनका वर्गीकरण कर लिया जाता है, कौन से विधेयक किस प्रकार के हैं। तो जो जिस प्रकार के विधेयक होते हैं उसे उस प्रकार की सूची में भेज दिया जाता है। जैसा कि ये 5 प्रकार की सूचियां हैं, यूनियन कैलेंडर, हाउस कैलेंडर, कैलेंडर ऑफ द होल हाउस और कंसेंट कैलेंडर और डिस्चार्ज कैलेंडर। विभिन्न प्रकार के कैलेंडर होते हैं, उस कैलेंडर में उन सूचियों को स्थान दे दिया जाता है। जब तीसरा स्टेज पास हो जाता है, जब तीसरा स्टेज समाप्त हो जाता है तो फिर चौथा स्टेज क्या आता है, द्वितीय वाचन आता है। द्वितीय वाचन आता है तीसरा। अब चौथा स्टेज क्या होता है, चौथा द्वितीय वाचन। द्वितीय वाचन, द्वितीय वाचन में क्या होता है, तीनों स्तरों से विधेयक गुजरने के पश्चात एक तिथि निर्धारित की जाती है और जब तिथि निर्धारित की जाती है तो सदन में विचार विमर्श किया जाता है, प्रतिनिधि सभा या कांग्रेस में विचार विमर्श किया जाता है तीसरे वाचन में। यानी समिति अवस्था से फिर वह विधेयक सदन में आने के पश्चात सदन में एक तिथि निर्धारित की जाती है। जब तिथि निर्धारित की जाती है तो उस दिन सभी सदस्यों की बैठक होती है और संपूर्ण सदन की समिति के रूप में इसका अधिवेशन होता है। संपूर्ण सदन के रूप में इसका अधिवेशन होता है, जो यह विधेयक पारित करने की अंतिम अवस्था होती है, पारित करने की अंतिम अवस्था होती है और इसमें संपूर्ण सदन की समिति के रूप में इसका अधिवेशन होता है। और इस अवस्था में स्पीकर अध्यक्षता नहीं करता है। इसकी गढ़पूर्ति कितनी रखी गई है, 100 रखी गई है। द्वितीय वाचन में गढ़पूर्ति कितनी रखी गई है, 100 रखी गई है। स्पीकर इस सदन की अध्यक्षता नहीं करता है, बल्कि स्पीकर भी कुर्सी छोड़ देता है। वह कुर्सी छोड़कर फिर सदस्यों के साथ आ जाता है। खूब चर्चा होती है, मौखिक मतदान होता है, बहसबाजी होती है और बहसबाजी होने के पश्चात यह विधेयक जो है पास भी हो सकता है और यह विधेयक अस्वीकृत भी हो सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो सेकेंड रीडिंग होती है, सेकेंड रीडिंग में खुलकर विधेयकों के ऊपर बहसबाजी होती है, बहसबाजी खुलकर होती है। फिर मतदान भी होता है, विधेयकों के ऊपर मतदान भी होता है। जब यह पारित हो जाता है तो फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, तृतीय वाचन होता है। तृतीय वाचन
जो पांचवा पॉइंट होता है तृतीय वाचन होता है। जब यह विधेयक पारित हो जाता है द्वितीय वाचन में, तब तृतीय वाचन होता है, अन्यथा फिर तृतीय वाचन की आवश्यकता ही नहीं होती है, अन्यथा तृतीय वाचन की आवश्यकता ही नहीं होती है। तो तृतीय वाचन जो होता है वह विधेयक की अंतिम अवस्था होती है। यह नाम मात्र का वाचन होता है, क्योंकि विधेयक तो पहले से ही पारित हो चुका होता है। विधेयक इस वाचन में, तृतीय वाचन में विधेयकों के ऊपर सामान्य बहस होती है, सामान्य बहस होती है। सामान्य बहस होने के पश्चात विधेयक को फिर बहुमत से पारित कर दिया जाता है, और फिर जब विधेयक को सदन के बहुमत से पारित कर दिया जाता है तो अंतिम रूप से उस पर सदन के अध्यक्ष का हस्ताक्षर होता है, स्पीकर का सिग्नेचर हो जाता है। और स्पीकर का जब सिग्नेचर हो जाता है तो सिग्नेचर होने के पश्चात वह विधेयक पारित हो जाता है, उस सदन से पारित हो जाता है। चाहे यह प्रक्रिया सीनेट में चल रही हो या प्रतिनिधि सभा में चल रही हो, तो उस सदन से यह विधेयक पारित हो जाता है। इतना सब कुछ होने के पश्चात पारित हो जाता है। पारित होने के पश्चात फिर वह विधेयक जो होता है दूसरे सदन में जाता है। विधेयक जो होता है वह दूसरे सदन में जाता है। छठा पॉइंट, और फिर छठवां स्टेज क्या है? विधेयक दूसरे सदन में, दूसरे सदन में विधेयक दूसरे सदन में जाता है। जैसे कि अगर यह प्रक्रिया सीनेट में चल रही है तो सीनेट में पारित होने के पश्चात 2/3 बहुमत से विधेयक पारित होने के पश्चात यह कहाँ आता है? प्रतिनिधि सभा में आता है। और प्रतिनिधि सभा में फिर यही सब प्रक्रिया अपनाई जाती है, यानी कि विधेयकों का प्रस्तुतिकरण, जिसको हम प्रथम वाचन कहते हैं, फिर उसको समिति अवस्था में भेजा जाता है, फिर कैलेंडर अवस्था में भेजा जाता है, और फिर उसका द्वितीय वाचन होता है। द्वितीय वाचन के पश्चात तृतीय वाचन होता है। फिर उसको जब यह पारित हो जाता है, प्रतिनिधि सभा में भी 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, तो इसको फिर विधेयक जहां से शुरू हुआ होता है वहां उसको वापस भेज दिया जाता है। अगर सीनेट में शुरू हुआ होता है, अगर सीनेट में शुरू होता है, विधेयक की प्रक्रिया सीनेट में शुरू होती है, तो यह प्रतिनिधि सभा क्या करती है? 2/3 से पारित करके या फिर किसको भेज देती है? सीनेट में भेज देती है। तो इस तरह से दूसरे सदन में विधेयकों को पुनः उसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। फिर यदि संशोधन हो जाता है, यदि संशोधन करना पड़ता है, यानी कि प्रतिनिधि सभा उस विधेयक में संशोधन करना चाहती है, तो वह संशोधन भी कर सकती है, संशोधन भी कर सकती है। और संशोधनों के साथ विधेयक को पुनः वह क्या करती है? सीनेट में भेज सकती है, दूसरे सदन में वह भेज देती है। दूसरा सदन उस संशोधन को स्वीकार भी कर लेता है, यदि स्वीकार नहीं करता है, यानी कि यदि दोनों विधेयक के संदर्भ में दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो जाता है, सीनेट में और प्रतिनिधि सभा में मतभेद उत्पन्न हो जाता है, तो इनका जो है संयुक्त या सम्मेलन समिति में बैठक होती है। सम्मेलन समिति में इनकी संयुक्त बैठक होती है, जिसमें कि सीनेट के और प्रतिनिधि सभा के बराबर सदस्य होते हैं। और यदि दोनों सदनों के सदस्यों में इस सम्मेलन समिति के अंतर्गत सहमति बन जाती है, तब तो विधेयक पारित कर दिया जाता है। यदि सहमति न बनती है तब विधेयक वहीं समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से सम्मेलन समिति में या समन्वय समिति में दोनों सदनों के बराबर सदस्य रहते हैं। सदस्य कितने रहते हैं? 3-4 रहते हैं, 3-4 सदस्य ही रहते हैं। तो दोनों सदनों के बराबर सदस्य रहते हैं। दोनों सदनों की सहमति से विधेयक को पारित कर लिया जाता है। तो इस तरह से सम्मेलन समिति में विधेयक को पारित कर लिया जाता है। पारित करने के पश्चात यह प्रक्रिया भी समाप्त होती है, और अंतिम जो प्रक्रिया होती है वो होता है राष्ट्रपति का अनुमोदन। अंतिम जो स्थिति होती है, अंतिम अवस्था जो आती है, विधेयकों के ऊपर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर। जो विधेयक सदन से पारित हो जाता है तो पारित हुए विधेयक को सदन कहाँ भेजता है? राष्ट्रपति के पास भेजता है। राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर देता है तो वह कानून बन जाता है। सिग्नेचर करने के पश्चात वह विधेयक कानून बन जाता है। यदि राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर न करें, यदि प्रथम बार संशोधन करने के लिए भेजे, तो प्रथम बार अगर संशोधन करने के लिए वापस भेज देता है तो कांग्रेस या प्रतिनिधि सभा या सीनेट उस पर संशोधन कर सकती है। यदि राष्ट्रपति प्रथम बार उसको वापस कर देता है तो दोबारा कांग्रेस राष्ट्रपति के पास विधेयकों को नहीं भेजती है। वह दोबारा जो होती है 2/3 बहुमत से पुनः पारित करके वह विधेयक कानून बन जाता है। 2/3 बहुमत से वह विधेयक कानून बन जाता है। यानी कि राष्ट्रपति उस विधेयकों के संदर्भ में वीटो पावर का भी प्रयोग करता है। वीटो पावर का भी प्रयोग करता है, जैसा कि राष्ट्रपति को 10 दिन का समय दिया जाता है, और 10 दिन में यदि अधिवेशन समाप्त हो जाता है तो विधेयक भी पेंडिंग में चला जाता है, विधेयक भी समाप्त हो सकता है। लेकिन 10 दिनों के अंदर लेकिन अधिवेशन
लेकिन कांग्रेस का यदि अधिवेशन अभी चल रहा है और वह राष्ट्रपति 10 दिनों के अंदर वापस नहीं करता है तो वह स्वतः पारित मान लिया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विधेयकों को रोकने के या समाप्त करने के संदर्भ में राष्ट्रपति के पास कोई विशेष अधिकार नहीं है, विशेष पावर नहीं है। दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से ही, अलग अलग 2/3 बहुमत से ही वह विधेयक पारित हो जाता है, वह विधेयक कानून बन जाता है। तो अमेरिका में या अमेरिकी व्यवस्थापिका में, जिसको हम यूएसए कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की कांग्रेस में विधि निर्माण की प्रक्रिया भी अन्य देशों के ही समान है, लेकिन इसमें जो समिति अवस्था होती है यह बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसमें भी विधेयकों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है जिसमें कि आम बहस होती है, सामान्य बहस होती है, जिसको हम प्रथम वाचन कहते हैं। प्रथम वाचन होने के पश्चात उस विधेयक को समिति अवस्था में भेजा जाता है। समिति उस विधेयक को अस्वीकार भी कर सकती है और स्वीकार भी कर सकती है। जब स्वीकार कर देती है तो उसको कैलेंडर अवस्था में भेजा जाता है, यानी कि वह विधेयक जिससे संबंधित होता है उस सूची में उसका वो स्थान दे दिया जाता है। जब सूची अवस्था में स्थान दे दिया जाता है, फिर बारी बारी से फिर चौथी प्रक्रिया होती है द्वितीय वाचन। बारी बारी से उन विधेयकों के ऊपर बहस होती है, बहसबाजी होती है। वह विधेयक फिर 2/3 बहुमत से पारित हो जाते हैं। फिर उसमें सामान्य बहस होता है और इनका कोरम कितना होता है, 100 द्वितीय वाचन में कोरम कितना रखा गया है, 100 रखा गया है। तो द्वितीय वाचन में भी विधेयक यदि पारित हो जाता है तो फिर तृतीय वाचन होता है। तृतीय वाचन नाममात्र का वाचन होता है। इसमें विधेयकों को चूँकि पहले से ही सहमति बन गई होती है, इसलिए विधेयकों को पारित करने की एक औपचारिक प्रक्रिया होती है। तृतीय वाचन होने के पश्चात वह विधेयक कहाँ जाता है, फिर दूसरे सदन में जाता है। यानी कि यदि प्रतिनिधि सभा में प्रक्रिया चल रही है तो सीनेट में जाता है, सीनेट में प्रक्रिया चल रही है तो प्रतिनिधि सभा में जाता है। तो जब दूसरे सदन में जाता है तो दूसरे सदन में फिर विधेयक को उस प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। फिर दूसरा सदन क्या करता है, उसको पारित करके फिर वापस दे सकता है। वापस दूसरा सदन जब उसको पारित कर देता है तो फिर वह पहले सदन में भेज देता है जहाँ से विधेयक प्रारंभ हुआ होता है। तो फिर उस विधेयक को कहाँ भेजा जाता है, राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति का सिग्नेचर होने के पश्चात वह कानून बन जाता है। या फिर राष्ट्रपति नहीं भी सिग्नेचर कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति अगर सिग्नेचर नहीं भी करता है तो भी दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से पारित होने के पश्चात वह विधेयक कानून बन जाता है। तो ये अमेरिकी विधायी प्रक्रिया है, यानी कि यूएसए के कांग्रेस की विधायी प्रक्रिया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको राष्ट्रपति की तरफ ले चलूँगा। अगले वीडियो में आपको राष्ट्रपति की तरफ ले चलूँगा कि अमेरिका का राष्ट्रपति क्या है, इसका चुनाव कैसे होता है इत्यादि विभिन्न प्रक्रियाओं से अवगत कराऊंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।